हेलो फ्रेंड्स, सीएम के सर इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट सेशंस की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि कहती है मुझसे जिंदगी कि मैं अपनी आदतें बदल दूं। कहती है मुझसे जिंदगी कि मैं अपनी आदतें बदल दूं और बहुत चला लोगों के पीछे, बहुत चला लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के भी साथ चल लूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। और एक बात का ध्यान देना, यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप हर चीज़ हासिल कर सकते हो जिस दिन आप औरों के पीछे भागना छोड़ दोगे और खुद के साथ चलोगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट में ही आप सभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों आपको एग्जाम में हर हाल में मिलेंगे, और जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा। जैसे बात करें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक चालक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सेकेंडों में इसको लगा कर आओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इसके अलावा जैसे देगा एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, और यदि तार की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन होता है। और साथ ही आपने देखा होगा जैसे तरंग दैर्ध्य वाले फोटॉन की ऊर्जा, और इधर चले जाइए एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। यानी ये जो होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर में और 1 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। और आज जो शाम को सेशन होगा वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या होती है 10, यानी 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, और 30 नंबर तो पूरा का पूरा खेल ही बदल देंगे। सो आज शाम को तो और धमाकेदार क्लास आने वाली है। सो इसलिए जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपसे वादा करता हूं भाई, पूरा तो नहीं लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप फेल नहीं होंगे, फिजिक्स कितना भी टफ पेपर आएगा। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव कब अस्थायी साम्यावस्था में होता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसमें साम्यावस्था पूछेगा, या फिर 180 अंश कह देगा, या फिर 90 अंश कहेगा, या 45, तो सभी के सभी इसी क्वेश्चन से तो कवर हो जाएंगे ना। कह रहा है कि कब अस्थायी साम्यावस्था में होता है। हमें पता है दोस्तों कि ये जब भी वैद्युत द्विध्रुव वाला अगर आपने पढ़ा होगा, हमने इस पर न्यूमेरिकल भी बताया है, निगमन भी बताया है, टाउ बराबर PE sin थीटा। अब ये कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव कब साम्यावस्था में होगा। तो साम्यावस्था में कब होगा दोस्तों, साम्यावस्था में ये तब होगा जब क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यानी जब थीटा का मान यहाँ पर हम 0 डिग्री रख देंगे तब क्या हो जाएगा, ये साम्यावस्था में रहेगा। बस इतना करना था कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए तब क्या हो जाएगा, वैद्युत जो द्विध्रुव होगा वो साम्यावस्था में हो जाएगा। बस। अब दूसरा क्वेश्चन है कि समरूप आवेशित गोलीय कोश के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस यानी जो 2021 में और 2020 में 19 में जो पेपर हुए थे उन सभी से ही क्वेश्चन को उठाया है, और उसी से ही बार बार ये क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता होगा। इसमें देख लीजिए, कह रहा है कि समरूप आवेशित गोले। तो एक बात का ध्यान देना दोस्तों, कोई गोला होता है, कोई भी अगर गोला होता है, ठीक, तो उस गोले को, खोखला गोला रहेगा तो उस गोले को दिया गया आवेश, यानी इस गोले को आप जितना भी आवेश दोगे, ठीक है ना, इस गोले को आप जितना भी आवेश दोगे वो आवेश क्या होता है, इसके पृष्ठ पर, यानी इसके चारों ओर इसके पृष्ठ पर दोस्तों क्या हो जाता है, संचरित हो जाता है, यानी इसके पृष्ठ पर वो आवेश फैल जाएगा। ठीक है ना, इसके आवेश पर वो पूरा का इसके क्या है, पृष्ठ पर पूरा का पूरा आवेश फैल जाता है। अर्थात जो केंद्र पर होगा, तो यहाँ पर जो केंद्र पर दोस्तों कह रहा है वैद्युत क्षेत्र, तो केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात। क्या लिखना है कि किसी भी खोखले गोले को दिया गया आवेश
समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, अर्थात उसके केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वो शून्य हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब आगे कह रहा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। 2021 में ही आया था कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। तो इस कथन का क्या अर्थ है, यानी इस कथन के अर्थ को आप समझाइए, इसका क्या मतलब है। देखिए, इसका सिंपल सा लॉजिक है, एकदम सिंपल सी बात है कि जब किसी, ध्यान देना दोस्तों, कोई सेल है या जब किसी सेल या किसी परिपथ, चाहे जो बोलिए, जब किसी सेल में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी उस संपूर्ण परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो किया गया कार्य 2 जूल होगा। ये है बस, ठीक ना। फिर से समझ लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्योंकि मान बदल सकता है, पैटर्न तो रहेगा वही। यही लिखना होता है दोस्तों कि किसी भी सेल के संपूर्ण परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर जो किया गया कार्य है वो 2 जूल है। बस इतनी सी बात है। यही क्या हो जाएगा, यानी ये कार्य को दर्शाता है कि जो किया गया वो कार्य है, क्या हो जाएगा, वो 2 जूल कार्य करना पड़ रहा है। बस इतना ध्यान देना है दोस्तों कि 2 जूल कार्य करना पड़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चालक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए, देन कह रहा है कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एकदम सिंपल सा आपको हम फार्मूला बता देते हैं। इस टाइप का कितना भी क्वेश्चन आएगा आप फोड़ के एग्जाम में आओगे। ठीक, ये जो आपका फार्मूला होगा, ध्यान देना दोस्तों, जब भी लंबाई की बात करें और प्रतिरोध की बात करें तो एक फार्मूला होता है, नया प्रतिरोध बराबर नया प्रतिरोध बराबर n स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। ये हो जाता है भाई साहब आपका एक फार्मूला। ठीक है ना, क्या है, आप इसको तो याद ही कर सकते हैं ना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है कि नया प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। तो इसमें क्या करना है आपको, क्या कह रहा है कि तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए। n क्या है, n यही लंबाई को दर्शाती है। n का मतलब कितना गुना है दोस्तों। तो यहां समझिए, नया प्रतिरोध यानी r डैश बराबर हम मान लेते हैं नया प्रतिरोध n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आप कर देंगे, और पुराना प्रतिरोध हम मान लेते हैं r ही है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, तो जो नया प्रतिरोध हो जाएगा यानी वो क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसी तरह इसमें करेंगे। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, फार्मूला वही है। कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यदि तार की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, सेम पैटर्न है। आपको क्या करना है, कह रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, तो यदि तार की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध यानी r डैश बराबर तार की लंबाई 3 गुनी कर रहा है भाई साहब, 3 गुना कर दीजिए, और पुराना प्रतिरोध कितना है, 4 है। तो इस तरह से आपने देखा ये कितना हो जाएगा, 9 गुणे 4, यानी जो पुराना यानी नया प्रतिरोध जो होगा दोस्तों वो 36 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस बेसिस पर आप इसको निकाल सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। देखिए, ये सब में क्वेश्चन आता है, चाहे न्यूमेरिकल में बात करें या 1 लाइनर में, सब में ये क्वेश्चन आता है, बशर्ते थोड़ा यहीं पर मान आपको चेंज करेगा। ये 1 तरंग दैर्ध्य, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने लिख लिया था। यहाँ पे इसमें देखो क्या करना होता है दोस्तों, आवृत्ति यानी न्यू बराबर होता है c/λ। अब देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, न्यू बराबर c/λ। यहां से आप क्या करेंगे, न्यू यानी क्या है, आवृत्ति, और c का मान कितना यानी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है। और ये क्या है दोस्तों, 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻−10 मीटर। इसको लिखना चाहेंगे तो 3 × 10⁻, देखिए ये माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा यानी 18। ठीक है ना, ये आवृत्ति यानी हर टच में होगा। तो इस तरह से आप क्या इसको सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या है कि इस पर ध्यान देना दोस्तों, कोई भी मान आगे पीछे करेगा तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे इसमें क्या है, पुराना प्रतिरोध दे करके नया प्रतिरोध देकर पुराना प्रतिरोध पूछ सकता है। जैसे अब देखा केवल तार की लंबाई यहाँ से 2 गुनी 3 गुनी कर सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में बनती है। तो ध्यान से समझना, आज इसमें हम सब श्रेणी लिख दे रहे हैं कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझना, लाइमन श्रेणी है, बामर श्रेणी है, पाश्चन श्रेणी है, ब्रैकेट श्रेणी है और फुंड श्रेणी है। ये क्या है, 5 श्रेणियां हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बनने वाली 5 श्रेणियां हैं। जो लाइमन श्रेणी बनती है वो बनती है दोस्तों पराबैंगनी भाग में। तो आंसर तो मिल ही गया, कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में, लाइमन। और जो बामर है दोस्तों ये बनती है आपके ये दृश्य भाग में। ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में। पाश्चन क्या है, अवरक्त भाग में बनती है, अवरक्त भाग में, ये भी अवरक्त भाग में बनती है। और फुंड भी क्या है, अवरक्त भाग में बनती है। इन्हीं 5 श्रेणियां आपको याद कर लेना है कि लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में, बामर श्रेणी दृश्य भाग में, पाश्चन श्रेणी अवरक्त भाग में और ब्रैकेट श्रेणी अवरक्त और फुंड श्रेणी अवरक्त भाग में बनती है। ठीक है ना, तो इतना सा लॉजिक है। आगे क्वेश्चन है कि फोटान के संवेग तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, P बराबर H अपान क्या होता जाता है, लेमडा। P बराबर H अपान लेमडा, ये क्या होता है, फार्मूला। अब देखिए यहां से हम कई फार्मूला आपको बता देते हैं। क्या हो, P बराबर H अपान लेमडा, क्योंकि ये संवेग है, लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य, H क्या है, प्लांक नियतांक है। यहां से दोस्तों कई तरह से, अब देखिए P बराबर ध्यान देना H अपान यहां से अगर लेमडा बराबर निकालना हो, लेमडा बराबर निकालना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी हो जाता है। या दोस्तों इसमें कभी कभार जब ये लेमडा पूछा जाए यानी देहली तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है तो H अपान और लेमडा बराबर क्या होता है, रूट में 2mk। तो यहाँ से भी क्या होता है, इस फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल आता है। ठीक, इस फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल आता है। तो यहाँ से आप 3 तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि P बराबर क्या होता है, √2mk। और वैसे भी P बराबर m इंटू V होता है, लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी और उसके द्रव्यमान के फॉर्म में रहे तब क्या है, हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, अब आगे कह रहा है कि 5 × 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्ध्य वाले फोटान की ऊर्जा। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझना, फोटान की ऊर्जा, देखिए फोटान के संवेग के लिए लिखा बता दिए। ठीक, तो फोटान की ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर H इंटू न्यू, E बराबर H इंटू न्यू, या E बराबर H और E बराबर H और न्यू को लिखते हैं C अपान लेमडा, C अपान लेमडा। तो इस तरह से दोस्तों ये फार्मूला आपके सामने निकल कर आ गया, यानी E बराबर HC अपान लेमडा। C क्या है, प्रकाश की चाल, लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य, H क्या है, प्लांक नियतांक, E क्या है, फोटान की ऊर्जा। तो इस बेसिस पे आप क्या है, इसको निकाल सकते हैं। अब तो आपको करना क्या है भाई, H का मान तो नियत होता है ना, H का मान कितना होता है, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। तो H का मान और प्रकाश की चाल भी यहाँ पे देख लीजिए नियत होता है, और लेमडा ये दिया है, तो इससे आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो इन दोनों पर 100% फिक्स है, आप इस बात को लिख कर रख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारी जल क्या है और इसका उपयोग कहाँ और किस लिए किया जाता है। ठीक, देखिए भारी जल क्या होता है, तो हमें पता है दोस्तों D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। ठीक, ये क्या है, भारी जल का फार्मूला है। अब देखिए भारी जल क्या है, तो हो गया ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग आप सभी को पता है नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, नाभिकीय यानी परमाणु भट्ठी, नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, और किसके लिए किया जाता है, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, न्यूट्रॉन मंदक यानी
क्या है, उसकी गति को धीमा, यानी जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं अगर तीव्र होती हैं तो उसकी गति को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये होता है E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। अगर द्रव्यमान क्षति के रूप में इसे लिखा जाता है तब इसी फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके यानी डेल्टा E बराबर डेल्टा m गुणे सी स्क्वायर, यानी इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना। ये क्षति थोड़ा अगर निकालना हो, ठीक, द्रव्यमान में क्षति अगर निकालना हो। और इसी में एक होता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन क्या है कि जब किसी परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वो क्या होता है, दो हल्के नाभिकों में टूटता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जब क्या होता है, दो हल्के नाभिक मिलकर के किसी भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, देन इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। और जो परमाणु बम होता है दोस्तों, वो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। और जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा और हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है ना। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि nवें ऊर्जा स्तर के लिए हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होती है। nवें ऊर्जा स्तर के लिए तो इस पे भी न्यूमेरिकल आता है और साथ ही साथ ये क्या है, एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें इसके लिए फार्मूला होता है En बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, आप क्या ऊर्जा स्तर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ En क्या है, तो परमाणु की आयनन ऊर्जा है। n क्या है, ये हाइड्रोजन का जो परमाणु ऊर्जा स्तर होता है, यानी जो भी लाइनें होती हैं इस तरह से जो लाइनें होती हैं दोस्तों, अभी बताया ना, लाइमन बामर श्रेणी पास्टन ब्रैकेट फुंड, इसमें क्या होता है कि n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। तो यही क्या है, n क्या है, ऊर्जा स्तर है। इसी को इस पर पुट करके हम क्या निकाल लेते हैं, आयनन ऊर्जा। तो आपने देखा कि ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन को हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पिक किया है, वहीं से उठाया है और वाकई में क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हैं। तो मिलते हैं शाम को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन के साथ। तो तब तक के लिए इससे तैयारी मज़ेदार तरीके से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।